Hello everyone, very warm welcome to Bioverse Life Sciences. In this particular lecture, we are going to study DNA. हमने लास्ट लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें DNA, RNA के डिफरेंसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। अभी इस लेक्चर में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे DNA की और डीएनए का स्ट्रक्चर एंड वॉटसन क्रिक ने जो प्रपोजल दिया था डीएनए के स्ट्रक्चर का वो पूरी डिटेल्ड स्टडी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए वाज नोन टू बी अ न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि हम जानते हैं जो डीएनए है हमारा वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ द 5 कार्बन शुगर डीऑक्सीराइबोज, इनका जो शुगर होता है डीएनए का वो 5 कार्बन शुगर होता है और उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। टू विच 1 फॉस्फेट इज एस्ट्रीफाइड एट द 5 प्राइम पोजिशन ऑफ द शुगर रिंग and 1 nitrogenous base is attached at the 1 prime side। ये शुगर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये पेंटोज शुगर है, ये इसका 5 प्राइम और ये इसका 1 प्राइम होगा, जो क्योंकि जो इसकी हम नंबरिंग करते हैं वो यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पे हमारा 5। तो ये वाला जो हमारा कार्बन होगा वो 5 प्राइम होगा। तो जो पोजीशन ऑफ 5 प्राइम पोजीशन ऑफ दी शुगर रिंग इज एस्ट्रीफाइड फॉस्फेट। जो 5 प्राइम पोजीशन होगी वहाँ पे शुगर अटैच्ड होगा और जो 1 प्राइम पोजीशन होगी वहाँ से आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये हमने बताया था 1 2 3 4 एंड ये 5। तो यहाँ से अटैच्ड होगा फॉस्फेट एंड जो 1 प्राइम होगा यहाँ से नाइट्रोजनस बेस हमारा अटैच्ड होता है। DNA contains 2 different pyrimidines, thymine and cytosine, and 2 different purines, that is guanine and adenine। जैसे कि हम जानते हैं जो प्यूरिन्स होते हैं वो एडेनिन गुआनिन एंड जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो थाइमिन एंड साइटोसिन होते हैं। इन द केस ऑफ RNA जो पिरिमिडीन्स में जो थाइमिन होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। द न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवैलेंटली लिंक्ड। जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे होते हैं वो एक दूसरे से कोवैलेंट लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जो लिंकेज होगा कोई नॉर्मल उनमें नहीं होगा, बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। टू फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर बाई 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब क्या है देखते हैं हम लोग। ये हमारा शुगर है 1 2 3 4 एंड ये 5। अभी 5 पे हमारा फॉस्फेट अटैच्ड है। जो नेक्स्ट शुगर होगा यहाँ पे ये इसका जो 3 प्राइम है, जैसे हमने यहाँ पे नंबरिंग की 1 2 3, तो इसका जो 3 प्राइम है वो अटैच्ड होगा फॉस्फेट से और फॉर्मेशन करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। तो जो एक शुगर का 3 प्राइम और दूसरी शुगर का जो 5 प्राइम से बॉन्ड बनता है वही होता है हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड जो है वो कोवैलेंटली अटैच्ड होता है, कोवैलेंट इन नेचर होता है। सो लेट्स डिस्कस द वॉटसन एंड क्रिक प्रपोजल। वॉटसन एंड क्रिक proposed a structure of DNA that include the following elements. Number 1, the molecule is composed of 2 chains of nucleotides। जो हमारा DNA का मॉलिक्यूल है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है एंड 2 चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना होता है। जो एक चेन है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स एंड ये 2 चेन हमारी एंड न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। पॉइंट 2, the 2 chains spiral around each other to form a pair of right-handed helix। जो हमने लास्ट हमारा प्रीवियस वीडियो है हमने उसमें भी डिस्कस किया था डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंसेस को। उसमें भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो हमारा डीएनए होता है
वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। इसके अलावा जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है वो फॉर्म भी होता है, उसका जो जेड डीएनए फॉर्म होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है और कुछ इस तरीके से पाया जाता है। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड डीएनए है जो हम स्टडी करते हैं बी डीएनए, वो राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। In a right-handed helix, an observer looking down the central axis of the molecule would see that each strand follows a clockwise path as it moves away from the observer. इस लाइन में ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और हमारा डीएनए है वो इस तरीके से आ रहा है, तो जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है उसको ये क्लॉकवाइज मैनर में यहाँ से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा कि हाँ ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो यही इस लाइन में कहा गया है कि एक जो स्टैंड होता है वो किसी ऑब्जर्वर अगर कोई देख रहा है तो उसको क्लॉकवाइज पाथ फॉलो करते हुए दिखाई पड़ता है। Point 3 of Watson-Crick model is the two chains comprising one double helix रन इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हाइड हो गया, आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, दैट दे आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, जैसे डीएनए का हम जानते हैं डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड नेक्स्ट इज अवर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे एक पोलैरिटी है 3 प्राइम, एक है 5 प्राइम, इसी को हम बोलते हैं कि एंटी पैरेलल। मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। जो हमारा डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए है उसका नेचर होता है कि वो एंटी पैरेलल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल with the two sets of bases projecting towards the center। ये इस जो पर्टिकुलर लाइन है इसमें ये बता रहे हैं जो बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल्स की, दो शुगर मॉलिक्यूल्स की। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। ये दो हमारे शुगर मॉलिक्यूल हैं, तो एक शुगर मॉलिक्यूल जो यहाँ से 3 प्राइम से जो 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है ये इससे बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड बना है इसी को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं और ये होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यही हमारा जो डीएनए का बैकबोन है उसको फॉर्म करता है। और जो इसके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जो 1 प्राइम पे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है इन एवरी शुगर। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड दिख रहे हैं, हमको बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये इसी लाइन में यही बताना चाह रहे हैं कि 2 सेट्स ऑफ बेसिस प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। जो डीएनए का जब हम मॉडल बनाते हैं, हेलिक्स बनाते हैं, तो उसमें जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो सेंटर की तरफ आते हैं। इसीलिए तो अगर यहाँ पे कोई भी बेस है तो वो ज्वाइन करते हैं सेंटर में, जैसे कि हम जानते हैं। तो जो उनका हेलिक्स का होगा, बैकबोन होगा, वो शुगर फॉस्फेट बनाएगा एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो इन साइड में आके बॉन्ड बनाएंगे एंड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। 5th point is the bases occupy planes that are approximately perpendicular to the long axis of molecule and are therefore stacked one on top of another like piles of plate। जब हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये जब ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, बहुत सारे बेसिस एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन होंगे तो ये पाइल्स एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होकर एक दूसरे के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। एक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम बोलेंगे स्टैक्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए जो दिखाई पड़ते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर पाइल ऑफ प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। The two strands are held together by hydrogen bonds। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके बीच में एडेनिन, ग्वानिन एंड थायमिन, साइटोसिन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है। इस पे मैंने डिटेल्ड स्टडी किया है, डिटेल्ड लेक्चर आपका पढ़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख के इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं।
The two strands are held together by hydrogen bond between each base of one strand and associated base on other strand. एक साइड का जो एक स्टैंड का बेस होगा वो दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा. जो एडेनिन है वो थाइमीन से डबल बॉन्ड से एंड गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. A pyrimidine in one chain is always paired with a purine in other chain. जो एडेनिन है थाइमीन से पेयर करता है एंड गुआनिन साइटोसिन से पेयर करता है. जैसे हम जानते हैं जो प्यूरिन है हमारा उसमें आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि जो हमारा पिरिमिडीन है उसमें आते हैं थाइमीन एंड साइटोसिन. लेकिन जब पेयरिंग की बात आती है तो जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन से पेयर करता है. Point 8 is the space between adjacent turns of the helix form two groups of different width, a wide major group and a more narrow minor group. इस पर्टिकुलर लाइन में जो कहना चाह रहे हैं, जब डीएनए का डबल हेलिक्स हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें ग्रुप्स बनती हैं. एक यहाँ पे ये वाला एरिया आता है और एक ये वाला एरिया आता है. आप देख सकते हैं जो ये एरिया है इसमें बहुत ही कम आपको स्पेस मिलता है, इसको हम बोलते हैं माइनर ग्रुप. जबकि जो ये वाला हमें एरिया मिला है इस पर्टिकुलर एरिया में हमको बहुत सारा स्पेस मिला है. ये जो टर्न है इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रुप. यही होती है माइनर एंड मेजर ग्रुप्स ऑफ डीएनए. जो मेजर ग्रुप होती है वो वाइड होती है एंड नैरो होती है वो माइनर ग्रुप होता है. जैसा कि अभी हमने देखा कि जो माइनर ग्रुप है वो नैरो है एंड जो मेजर ग्रुप है वो वाइड होगी. द डबल हेलिक्स मेक्स वन कंप्लीट टर्न एवरी 10 रेजिड्यू. जो डबल हेलिक्स होता है वो हर 10 रेजिड्यूज़ के बाद में एक टर्न कंप्लीट करता है. जैसे कि एक बार हम फिर से ड्रॉ करते हैं. इसमें जो बेसिस होते हैं इसमें नंबर ऑफ बेसिस जो होता है वो 10 होता है. मतलब अगर हम एक टर्न कंप्लीट करेंगे तो एक टर्न कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक का ये एक कंप्लीट टर्न होता है. तो जो एक कंप्लीट टर्न में नंबर ऑफ बेसिस होते हैं वो होते हैं 10. और वही इस लाइन में बताया गया है, द डबल हेलिक्स मेक्स वन कंप्लीट टर्न एवरी 10 रेजिड्यू. 10 बेसिस के बाद में एक कंप्लीट टर्न हो जाता है डीएनए का. Point 10 is because and an A on one strand is always bonded to an T on other strand. जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमीन से पेयर करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि ग्वानिन इज ऑलवेज बॉन्डेड टू सी. एंड जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू पेयर करता है. द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द टू स्ट्रैंड्स आर ऑलवेज फिक्स्ड रिलेटिव टू वन अनदर. जो ये सीक्वेंस होता है ये हमेशा फिक्स रहता है. कभी भी एडेनिन ग्वानिन से या कहते हैं साइटोसिन है वो एडेनिन से ये पेयर नहीं कर सकते. हमेशा एडेनिन थाइमिन से एंड ग्वानिन साइटोसिन से ही पेयर करेगा और ये हमेशा फिक्स रहेगा. यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया आपको डीएनए का. आप देख सकते हैं कि ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारा, डबल स्टैंडर्ड इससे ज्वाइंट है. ये हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसी को सिंप्लीफाइड व्यू में यहाँ पे दिखाया गया है. इसमें आप देख सकते हैं ये कंप्लीट टर्न दिखाया गया है. जो एक बेसिस के बीच में डिस्टेंस होती है ये 0.34 नैनोमीटर की होती है और जो डायमीटर है ये आपको दिखाया गया है. आप देख सकते हैं आपको माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप भी दिखाया गया है कि कैसे आपको मेजर ग्रुप में बहुत सारा स्पेस मिल रहा है जबकि माइनर ग्रुप में आपको बहुत कम स्पेस दिखता है. ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं एंड ये सुगर फॉस्फेट की बैकबोन्स दिखाई गई हैं. गाइस डीएनए के स्ट्रक्चर पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है जो हमारा प्रीवियस वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है. मेजर माइनर ग्रुप को एंड डायमीटर एंड जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स की वो सारी मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं प्रीवियस वीडियोज़ में.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बनता है। ये डबल हेलिकल हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं ये एडेनिन थाइमिन ज्वाइंट है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो वो एडेनिन थाइमिन ही होगा, एंड अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो वो ग्वानिन एंड साइटोसिन होंगे। यहाँ पे आपको नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स भी दिखाए गए हैं। हालांकि मैंने नाइट्रोजनस बेस का जब न्यूक्लिक एसिड का बेसिक लेक्चर बनाया है उसमें डिटेल्ड स्टडी करी है नाइट्रोजनस बेसिस की, आप उनमें जाके देख सकते हैं। आपको सारे नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर, प्यूरिन पिरिमिडीन को कैसे हम बनाते हैं, ये सारा आपको वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं एक एनिमेशन दिखाया गया है। एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है, यहीं पे ग्वानिन एंड साइटोसिन है, तो यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे अटैच्ड है। हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये कैसे इसके फंक्शन को परफॉर्म करवाता है, कैसे ये हेल्प करता है फंक्शंस को अटेंड करने में। चलिए डिस्कस करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ बेसिस एक्ट्स एज इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स ऑफ बिल्ड प्रोटीन। ये जो हमारे बेसिस होते हैं एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और जब कभी भी हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो डीएनए जो है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनके ये इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन हो जाता है और इन्फॉर्मेशन हमें बाहर मिल जाती है। The molecules are long to store more information। बहुत ही लंबा स्ट्रैंड होता है डीएनए का। जैसे हम जानते हैं हमारे न्यूक्लियस में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर ऑफ डीएनए होता है, ये 1.8 मीटर्स अप्रोक्स होता है। इसको हम 2 मीटर्स और 2.2 मीटर्स तक ले सकते हैं, और ये इतना लंबा होता है कि सारी इन्फॉर्मेशंस को ये अपने में अच्छे से स्टोर करके रख सकता है।